डायरेक्टर हैं एपी ऑर्गेनिक्स की, और इसके साथ साथ सर्टिफाइड डाइटिशियन है और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हैं। आज बेहतरीन तरीके से मैम बिल्कुल तन्मयता के साथ एक डिजीज फ्री इंडिया का निर्माण करने के मिशन पर मैम काम कर रही हैं, और आज हाई कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने पर हमें संपूर्ण जानकारी देने वाली हैं। तो आप सभी की जोरदार तालियों के बीच वेलकम करते हैं डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ मैम का। मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू निधि, थैंक यू एवरीवन। सबसे पहले मैं आप सबको, जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हमारे बीच यहाँ बने हुए हैं, आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि आपने अपनी हेल्थ के लिए एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है इस वर्कशॉप को ज्वाइन करके, इस नॉलेज को लेकर, इस ज्ञान को लेने के लिए एक फैसला करके। और इसके साथ साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आदरणीय टीसी छाबड़ा जी का, जो हमें इंस्पायर करते हैं कि हमें खुद के लिए नहीं, हमें अपने देश के लिए जीना है। और आज की डेट में हमारे देश के लिए सबसे बड़ा तोहफा यही हो सकता है, अगर हम हर किसी को स्वस्थ कर दें, हर किसी को रोग मुक्त कर दें, सेहत के क्षेत्र में सही ज्ञान दे दें, क्योंकि यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो हमारा देश जूझ रहा है। और सर ने बिल्कुल सही कहा, अगर आप बीमार हैं तो सिर्फ आप अकेले बीमार नहीं हैं, आप अकेले परेशान नहीं हो रहे, आपका पूरा का पूरा परिवार परेशान हो रहा है, और देश की इकोनॉमी को भी फर्क पड़ रहा है। आप अपने देश के लिए एसेट हो सकते हैं, तो अपनी स्वास्थ्य का ख्याल रखना, अपनी सेहत का ख्याल रखना हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो उसी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हम आपके बीच ये 3 दिन की वर्कशॉप लाए हैं, जो कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट के विषय पर की जाएगी। और कई बार मैं कुछ साथियों को देखती हूँ, सुनती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिलता है, तो उन्हें लगता है कि कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम तो जब मेरी उम्र बड़ी होगी या 40 साल का जब मैं होऊंगा तब कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होगी। तो मैं आप सब से एक बार एक सवाल पूछती हूँ, आप खुद एक बार अपने आप को जवाब दीजिए, क्या वाकई में आपको लगता है कि आपकी आर्टरीज में, आपकी धमनियों में कोलेस्ट्रॉल तो जम ही नहीं सकता, या कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो ही नहीं सकता, एटलीस्ट तब तक जब तक आप 40 साल के हैं? क्या आपको ऐसा लगता है? तो जवाब है नहीं। आपको मैं मेडिकल फैक्ट बता देती हूँ। मेडिकल साइंस कहती है कि जब एक बच्चा पैदा होता है, जैसे ही उसका जन्म होता है, अगर कैमरा लगा के देखा जाए तो उसकी आर्टरीज एकदम साफ होंगी। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसकी खाने पीने की आदतों से उसकी आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल प्लेक डेपोजिशन, जिसे हम ब्लॉकेज बोलते हैं, वो शुरू हो जाता है। हो सकता है सिम्टम्स आपको 40 साल के बाद नजर आए, हो सकता है 40 साल के बाद हार्ट की प्रॉब्लम हो, बीपी की प्रॉब्लम हो, लेकिन ये नहीं है कि वो कोलेस्ट्रॉल का जमाव 40 की उम्र में हुआ है। हमारी खान पीन की आदतों की वजह से वो बचपन से ही शुरू हो चुका है। और आप में से बहुत सारे लोग ये सुनकर हैरान होंगे, आप गूगल कर सकते हैं इस फैक्ट को। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स कहती है, यानी अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, जो बच्चों की वहां पर एकेडमी है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, वो कहते हैं कि पहला कोलेस्ट्रॉल टेस्ट 9 से 11 साल की उम्र में हो जाना चाहिए। और जिन फैमिलीज में हार्ट के इश्यूज हैं, बीपी के इश्यूज हैं, जिनके बच्चे, जिनके पेरेंट्स में या ग्रैंड पेरेंट्स में, उन बच्चों का कोलेस्ट्रॉल टेस्ट डॉक्टर्स इवन 2 साल की उम्र में ही रेकमेंड कर देते हैं, क्योंकि अगर जल्दी पता चल जाता है तो उस पर जल्दी काम किया जा सकता है और बच्चे को बहुत सारी आने वाली बीमारियों से बचाया जा सकता है। अब बहुत सारे लोगों को शायद ये बहुत हंसी वाली बात लग रही होगी, मजाक लग रहा होगा कि 9 साल के बच्चे को कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाने की क्या जरूरत है। लेकिन प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, यानी कि अगर हम पहले ही सतर्क होंगे, जागरूक होंगे, अपने लाइफस्टाइल को सही रखेंगे, तो हम इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं, जिसका नाम है कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज। इंडिया में तो मैंने देखा है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारे लोगों से पर्सनली भी मिलने का मौका मिलता है, ग्रुप्स में भी मिलने का मौका मिलता है, डॉक्टर्स से बात करने का मौका मिलता है। तो इंडिया में तो लोग कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाते ही नहीं। तब तक नहीं करवाते जब तक डॉक्टर नहीं कहते कि आपको सीढ़ियां चढ़ते हुए सांस चढ़ रहा है, हो सकता है आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका हो, तो आप अपना टेस्ट करवा लीजिए। जनरल टेस्ट कोई करवाते ही नहीं है। आज मैं आपको एक सिंपल रूल बताती हूँ। कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट मैं नहीं कह रही आप 2 साल में करवाओ या 9 साल में करवाऊं, लेकिन मैं आपको ये एक सिंपल रूल बता रही हूँ कि जब एक बच्चा बड़ा हो रहा होता है और जब वो अपनी ग्रोथ को अटेन कर लेता है, 14 साल तक नॉर्मली बच्चों बच्चों में अपनी फुल ग्रोथ आ जाती है लड़कियों में, और लड़कों में 16 साल तक उनकी फुल हाइट बढ़ जाती है। जब तक हाइट बढ़ रही है तो बहुत कम चांस होता है बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का जमना, आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल का जमने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन जब वो अपनी हाइट की मैक्सिमम लिमिट पर पहुंच जाता है, उसके बाद आदतों में बदलाव लाना जरूरी है। यानी वैसे तो शुरू से ही आदतें सही होनी चाहिए, उसके बाद बहुत ज्यादा सतर्क होना जरूरी है, क्योंकि उसके बाद कोलेस्ट्रॉल डेपोजिशन स्टार्ट होने लग जाता है फॉर श्योर। और कोलेस्ट्रॉल
इतना बुरा नहीं है। कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स अगर बिगड़ जाए तो बुरा होता है, अगर वो ब्लॉकेज हो जाए तो बुरा होता है। कई बार कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल के नाम से हम डरने लगते हैं, लेकिन मैं आपको मेडिकली बताती हूँ, कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। भगवान ने हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल बनाने की फैक्ट्री लगाकर भेजा हुआ है, जिसे लिवर कहते हैं। तो बॉडी का जो मैक्सिमम कोलेस्ट्रॉल है वो लिवर बनाता है, क्योंकि उससे पता है, लिवर को पता है कि हमें कोलेस्ट्रॉल चाहिए अपने सेल की स्ट्रक्चर्स के लिए, ब्रेन को फंक्शन ठीक से करने के लिए, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, विटामिन डी को सिंथेसाइज करने के लिए। तो कोलेस्ट्रॉल तो हमें चाहिए, लेकिन अगर वो ज्यादा हो गया, अगर उसका लेवल बिगड़ गया, देन वो सीरियस हेल्थ इश्यू बन जाता है। और अभी सर ने भी हिंट दिया कि हमारे आसपास क्या चल रहा है, क्या माहौल चल रहा है। दैट मीन्स वहां पर हमें समझ में आ रहा है कि लोगों का जो कोलेस्ट्रॉल नंबर है वो बिगड़ा हुआ है, ना जाने कब से, कभी चेक नहीं करवाया, कभी पता नहीं लगा। आदतें इतनी खराब हैं, लाइफस्टाइल इतना खराब है कि हार्ट इश्यूज इवन यंग लोगों में हो रहे हैं। तो ये हमारे आसपास हो रहा है, हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। हम देख रहे हैं, हर रोज टीवी पर न्यूज आ रही है। एक छोटा सा क्लिप यहाँ पर भी चलाना चाहती हूँ कि किस तरह की न्यूज की मैं बात कर रही हूँ, जो हमें रूटीन में देखने को मिल रही है। 30 सितंबर को यहाँ गरबा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें एक 21 साल का लड़का गरबा करते समय अचानक नीचे गिर गया और जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो पता चला कि उसकी हार्ट अटैक से मौत हो चुकी थी। गुजरात के अलावा इसी तरह की घटना मुंबई के पास पालघर में भी हुई, जहां 35 साल के एक व्यक्ति को गरबा करते समय हार्ट अटैक आया और इसके बाद उसकी मौत हो गई। अब इससे भी दुखद बात यह है कि जब इस व्यक्ति के पिता को उसकी मौत की जानकारी मिली तो पिता को भी इतना गहरा सदमा लगा कि उन्हें भी हार्ट अटैक आ गया और उनकी भी मौत हो गई। यानी एक ही रात में पिता और पुत्र दोनों की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। पहले 35 साल के बेटे ने हार्ट अटैक से जान गंवाई और फिर 65 साल के पिता की भी सदमे की वजह से मौत हो गई। पालघर के अलावा उड़ीसा में भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब देखिए कितना शॉकिंग है ये, 21 साल के युवक की मौत हो रही है, 35 साल के युवक की मौत हो रही है। और जिस तरह अभी हमें सर ने बताया कि एक नहीं पूरा परिवार बिखर जाता है अगर एक व्यक्ति को इस तरह का कुछ हो जाए। तो बहुत जरूरी है कि हम हार्ट डिजीजेस से बच पाएं, और हार्ट डिजीजेस का सबसे बड़ा दुश्मन है कोलेस्ट्रॉल डेपोजिशन। और आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर, ये वर्कशॉप हर इंडियन के लिए जरूरी है, हर इंडियन को जानना जरूरी है इसके बारे में। कि हम सोचते हैं कि कोलेस्ट्रॉल सिर्फ हमारे हार्ट का दुश्मन है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल डेपोजिशन यानी कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स का बिगड़ना वो हमारे पूरे शरीर के लिए नुकसानदायक है। बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है अगर हमारी ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप हो जाए, तो हमारे हार्ट को बहुत ज्यादा जोर से पंप करना पड़ता है, जिसके कारण हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है। ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है बिकॉज ऑफ कोलेस्ट्रॉल डेपोजिशन। लिवर की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, लिवर के इश्यूज हो जाते हैं, बीमारी हो जाती है कोलेस्ट्रॉल डेपोजिशन के कारण। वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है। और हार्ट डिजीजेस तो होता ही है, पैंक्रियाज को प्रॉब्लम हो सकती है, अर्थराइटिस, जॉइंट पेन्स, कितनी सारे हेल्थ इश्यूज, इवन कैंसर तक की बीमारी हो सकती है अगर हमारे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल डेपोजिशन हो रखा है। तो सिर्फ हार्ट नहीं, पूरा शरीर इंपैक्ट होता है, हमारे ऑर्गन्स इंपैक्ट होते हैं इस ब्लॉकेज की वजह से, जिसका नाम है कोलेस्ट्रॉल डेपोजिशन, कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट होना। और एक सर्वे हुआ, आईसीएमआर ने करवाया, जहां पर अलग अलग लोगों के अलग अलग स्टेट्स में सैंपल्स लिए गए, रैंडम ब्लड सैंपल्स लिए गए, और ये सामने आया कि 80% भारतीयों का कोलेस्ट्रॉल बिगड़ा हुआ है। यानी कि उनका बुरा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम है। और जब कोलेस्ट्रॉल बिगड़ जाता है यानी बुरा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाता है, तो दवाइयां देनी पड़ती हैं डॉक्टर्स को। और मोस्ट कॉमन ड्रग कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए है स्टैटिन। तो स्टैटिन बनाने वाली कंपनी बोलती है कि इससे साइड इफेक्ट होंगे, इस दवाई लेने से आपको मसल डैमेज होगा, मेमोरी लॉस होगा, आप भूलने की बीमारी हो सकती है, आपको डायबिटीज की बीमारी हो सकती है। ये डॉक्टर्स भी बोलते हैं जब वो पेशेंट्स को स्टैटिन देते हैं। और आप किसी भी व्यक्ति को मिल लीजिए जो लगातार कुछ महीनों से स्टैटिन ले रहा है, तो वो आपको कहेगा कि मुझे मेरे मसल्स में दर्द होता है, रात को मैं अचानक से उठ जाता हूं क्योंकि मेरे एकदम से जैसे नस चढ़ जाती है, वैसा फीलिंग आता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं इन दवाइयों से, जो हमें कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने के लिए लेनी पड़ती हैं। तो मैं ये कहूंगी, सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, निवेदन करूंगी कि हम किसी चीज को तो ही कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम उसे मेजर कर पाए। तो एक बार ईयरली टेस्ट आप जरूर करवाएं। वैसे मैंने आपको रूल बताया कि पहला कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कब होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगी कि 18 साल तो ज्यादा से ज्यादा 18 साल तक आप वेट कर लीजिए, लेकिन 18 साल में तो एक
लिपिड प्रोफाइल टेस्ट यानी कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट हो जाना चाहिए। इस टेस्ट का नाम लिपिड प्रोफाइल टेस्ट है। ये खाली पेट किया जाता है। इसे करवाने से पहले आपकी 7 से 8 घंटे की फास्टिंग होनी चाहिए। और जो आपकी रिपोर्ट आती है, और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं ये बताना चाहती हूँ, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं जो कहते हैं कि मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। तो जब मैं उनकी रिपोर्ट देखती हूँ, उन्होंने टोटल कोलेस्ट्रॉल करवाया होता है, उन्होंने एलडीएल एचडीएल पूरा लिपिड प्रोफाइल टेस्ट नहीं करवाया होता। टोटल कोलेस्ट्रॉल में अच्छा कोलेस्ट्रॉल जिसे एचडीएल बोलते हैं, जो हमारे दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छा है, वो भी इंक्लूडेड होता है। तो सिर्फ टोटल कोलेस्ट्रॉल चेक करके आप ये अनुमान नहीं लगा सकते कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल डेपोजिशन है या नहीं। टोटल कोलेस्ट्रॉल का नंबर जरूर 200 से नीचे चाहिए, लेकिन ये भी डॉक्टर्स चेक करते हैं, रिपोर्ट में चेक किया जाता है कि एचडीएल अगर ज्यादा है तो टोटल कोलेस्ट्रॉल अगर 210 या 220 या 230 भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मेरा एचडीएल जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, वो मेरा एचडीएल जो है वो 85 है, यानी 85 के करीब है। तो मेरा टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 से थोड़ा सा ऊपर है। क्यों? क्योंकि मेरा एचडीएल ज्यादा है। और एचडीएल कम से कम 50 चाहिए। जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो कम से कम 50 चाहिए, 50 चाहिए, 50 होना ही चाहिए हर किसी का। तो अगर किसी का 50 से कम है, यानी उन्हें दिल की बीमारियों का खतरा है, तो जिसे ऊपर करना बहुत जरूरी है। और उससे हम लाइफस्टाइल से ही ऊपर कर सकते हैं, या एक साइंटिफिक सपोर्ट हमारे पास इंडिया में पहली बार अवेलेबल है, उसकी हेल्प से ऊपर किया जा सकता है, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। और साथ ही साथ जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है, जिसे एलडीएल बोलते हैं, वीएलडीएल बोलते हैं, ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं, उनकी भी रेंजेस आपके सामने हैं। आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि एलडीएल जो है वो 100 से नीचे होना चाहिए, वीएलडीएल की जो रेंज है वो 5 से 30 होनी चाहिए, ट्राइग्लिसराइड 150 से कम होना चाहिए। अगर आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, अगेन कोलेस्ट्रॉल डेपोजिशन का रिस्क है। तो यहाँ पर हम आपको डराना नहीं चाहते, आपको किसी भी तरह का कोई डर नहीं होना चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए। एक बहुत अच्छी स्टार्ट की टीसी सर ने, बहुत अच्छी शुरुआत की इस वर्कशॉप की, कि बिलीफ रखो अपने अंदर कि मैं अपने अंदर सब कुछ ठीक कर सकता हूं, मैं अपनी बॉडी का खुद ध्यान रख सकता हूं, जो आदतें हैं उन्हें चेंज कर सकता हूं। एक विश्वास के साथ आपको इस पूरी की पूरी वर्कशॉप में बैठना है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम हर वो एफर्ट करेंगे, पूरे नॉलेज आपको देंगे, इवन आपके बीच में हम डॉक्टर्स तक की स्टेटमेंट्स लेके आएंगे कि आपको पूरा का पूरा 100% विश्वास होगा कि हाँ, मैं अपने कोलेस्ट्रॉल को हमेशा के लिए मैनेज रख सकता हूं। अगर बढ़ा हुआ है तो बिना स्टैटिन के उसे लो कर सकता हूं, उसे कम कर सकता हूं, और अपने अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकता हूं, बुरे कोलेस्ट्रॉल को रेंज में ला सकता हूं, वो भी नेचुरल तरीकों से, अपनी बॉडी पे खुद कंट्रोल करके, अपने आप की खुद जिम्मेदारी लेकर मैं ये सब कुछ कर सकता हूं। मुझे मालूम है हमेशा हर चीज के दो रास्ते होते हैं, एक आसान रास्ता, एक मुश्किल रास्ता। आसान रास्ता है कि स्टेटिन ले ली जाए, फटाफट कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाएगा। मुश्किल रास्ता है कि खुद को बदला जाए, नेचुरल चीजें अडॉप्ट की जाए, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाई जाए। अब तो हमारे पास साइंटिफिक सपोर्ट भी है, नेचुरल साइंटिफिक सपोर्ट है, जो हमारे हर एफर्ट को रिजल्ट में भी कन्वर्ट करेगी। तो उसके बारे में भी आपको बताएंगे। ये रास्ता मुश्किल है, लेकिन जब हमने जिम्मेदारी ली है तो हम उससे पूरा करेंगे और खुद को स्वस्थ करेंगे। और ये सिर्फ हम नहीं कर रहे, बहुत सारे डॉक्टर्स भी ऐसा करते हैं। आपने अक्सर सुना होगा, मैं आपसे एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताती हूँ। मैं एक डॉक्टर को जानती हूँ जो लुधियाना की टॉप मेडिसिन की एक्सपर्ट डॉक्टर हैं। उनके बारे में मैंने कई लोगों से सुना है कि अगर कोई व्यक्ति उनके पास जाता है तो वो उसका बीपी जब चेक करती हैं और वो देखती हैं कि उसका बीपी बढ़ा हुआ है, तो वो उसे एकदम से दवाई नहीं देती। वो कहती हैं तुम्हें 1 हफ्ता मेरे पास आना है, मैं हर रोज तुम्हारा बीपी चेक करूंगी, क्योंकि अगर हो सकता है ये बीपी तुम्हारा स्ट्रेस की वजह से बढ़ा हो, कल को वो ठीक आ जाए, मैं तुम्हारी दवाई नहीं शुरू करना चाहती। वो इस तरह कहती हैं। एक और डॉक्टर हैं जिनको बहुत, अगेन उनका लुधियाना में बहुत नाम है। उनके बारे में कहा जाता है कि वो दवाइयां ही नहीं देते, वो एंटीबायोटिक्स नहीं देते, वो कहते हैं ऐसे ही ठीक हो जाओ, पानी पी लो, ये खा लो, जूस पी लो। वो इस तरह का ट्रीटमेंट पहले पेशेंट्स को देते हैं। मैं खुद बताती हूँ, मेरी मेरी छोटी बेटी बहुत कहने लग गई थी कि मम्मा मेरे पेट में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है। मैं खुद डॉक्टर के पास गई और मैंने बोला कि आप इसका जो भी टेस्ट है आप करवाइए, ये क्यों बार बार बोल रही है मेरे पेट में दर्द है, पेट में दर्द है। तो डॉक्टर ने बोला
कि ये सिर्फ आपकी अटेंशन मांग रही है, आप उससे खेलने लग जाइएगा, उससे बात कर लीजिएगा, तो ये नहीं कहेगी कि मेरे पेट में दर्द है, और ऐसा ही हुआ। तो बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो आपको कहते हैं कि आप अपना हवा पानी बदलिए, आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कीजिए। तो अकेले हम नहीं, बहुत सारे डॉक्टर्स इस मिशन में शामिल हो चुके हैं, और वो भी जानते हैं कि दवाइयों के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो कितने खतरनाक हैं, और अगर बहुत ही जरूरी होता है तो भी वो पेशेंट को दवाइयां प्रिस्क्राइब करती हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हम यहाँ पर डॉक्टर बन के आए हैं, लेकिन मैं ये कह रही हूं कि हमारा भी मकसद उन्हीं की तरह है कि हम अगर लाइफस्टाइल डिजीजेस को अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस से ठीक कर सकते हैं, तो हम दवाइयों के विशियस सर्कल में क्यों फंसे, उनके साइड इफेक्ट्स क्यों लें, नई नई बीमारियां अपने अंदर क्यों डालें उन दवाइयों की वजह से। तो यही हमारा पर्पस है कि आपको सही नॉलेज दें। और कोलेस्ट्रॉल तो ऐसी प्रॉब्लम है जिसे हम मैनेज कर सकते हैं, हम ऐसी अपनी लाइफस्टाइल रख सकते हैं कि वो कभी हमारे अंदर जमे ही ना, कोलेस्ट्रॉल हमारी आर्टरीज में जमे ही ना। उसके लिए क्या क्या छोटी छोटी चीजें हम कर सकते हैं, वो अब मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में निधि ने भी आपको बताया, अभी आपको टीसी सर ने भी बताया, कि हमने कुछ खराब आदतें डाल ली हैं अपने अंदर। हमारी आदतें ऐसी खराब हो चुकी हैं कि हम पूरा दिन बैठे रहते हैं, हम जो खाते हैं वो इतना हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए, और ये सबको पता है, 4 साल के बच्चे को भी पता है कि ये जंक फूड है, हमें खाना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हम वो चीजें खा रहे हैं सिर्फ अपनी जीभ के स्वाद के लिए। लेकिन वो चीजें हमारे अंदर जाकर कोलेस्ट्रॉल डेपोजिशन कर रही हैं, और जिसके कारण सिर्फ हार्ट नहीं, हमारे पूरे ऑर्गन्स इंपैक्ट हो सकते हैं। तो इसलिए ये जो अपनी खराब आदतें हैं, सबसे पहले इनको ठीक करना है। मुझे बहुत बुरा लगता है जब कई लोगों को एक्सरसाइज एक सजा लगती है। अगर किसी को बोला जाए कि आपको चलना चाहिए, आपको हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, आपको फिजिकली एक्टिव रहना रहना चाहिए, जब मैं अपनी हर मीटिंग में बोलती हूँ 40 मिनट एक्सरसाइज कीजिए, तो कई बार लोगों को लगता है कि सजा दे दी हमें। लेकिन आप मूवमेंट को, हमारे शरीर में जो हमें एक ताकत दी है भगवान ने, कि हम अपने हाथों को मूव कर सकते हैं, हम अपनी टांगों को भी हिला सकते हैं, हम डांस कर सकते हैं, हम भाग सकते हैं, हम चल सकते हैं, हम साइकिल चला सकते हैं। तो ये जो मूवमेंट की शक्ति हमें भगवान ने खुद दी है, हम उसे सेलिब्रेट क्यों नहीं करते। हम उसे सेलिब्रेट करें, हम खुशी से, अगर कोई काम बोले तो हम ये ना कहें कि क्या यार मुझे काम बोल दिया, मुझे पानी की बोतल लेके आनी पड़ रही है, बल्कि खुशी से जाएं, भाग के जाएं। क्यों? क्योंकि आपको ये मौका मिला है। जितने भी साथी यूट्यूब पर हमें सुन रहे हैं, मैं आपको कहूंगी कि आप इस पॉडकास्ट को, इस पूरी पूरी की पूरी वर्कशॉप को अगर आप अब जिम्मेदारी लेते हैं कि हाँ मैं हर चीज सुनूंगा, फोकस से सुनूंगा, तो चलते चलते सुने, हेडफोन्स लगाएं, आप वॉक करते करते सुने, मूवमेंट को अपनी लाइफ में ऐड करें। अगर कभी आपको स्ट्रेस फील हो, कभी आप मन उदास हो, तो आप नेचर में एक वॉक ले लें। 10 से 15 मिनट अगर आप वॉक करते हैं, घास पर चलते हैं, आपको धरती से एंटीऑक्सीडेंट भी मिलेंगे, साथ में आप मूवमेंट भी कर रहे हैं, साथ में आपको अच्छा भी लगेगा, आपका माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। कोई भी एक्सरसाइज आपकी लाइफ का हिस्सा होना चाहिए। जिस तरह हर रोज हम ब्रश करते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, वैसे ही एक्सरसाइज भी हमारे रूटीन का हिस्सा होनी चाहिए। और आप कुछ भी कर सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। और तीसरे दिन तो हम आपके लिए एक बहुत शानदार और बहुत मजेदार एक्सरसाइज रूटीन भी लेके आ रहे हैं इस वर्कशॉप में। तो तीसरे दिन आप बहुत इंजॉय करने वाले हैं, आप सेलिब्रेट करने वाले हैं। उस वर्कशॉप रूटीन को आप देखिएगा, उस एक्सरसाइज रूटीन को आप देखिएगा, और आपको लगेगा कि एक्सरसाइज में मजा भी आ सकता है, खुशी भी मिल सकती है। और ये मूवमेंट को अपनी लाइफ में ऐड कीजिए। एक और चीज मैं यहाँ पर इवन छोटे बच्चों से भी, जो 18 साल से ऊपर है, उन सब से, हर किसी से कहना चाहूंगी कि अपनी अपनी लाइफ में थोड़ा सा एल्कलाइन वाटर भी ऐड कीजिए। अब मैं यहाँ पर मैं आपको ये नहीं कह रही कि आपको कोई लाखों रुपए की मशीन लगाने की जरूरत है एल्कलाइन वाटर के लिए। हमारी बॉडी में हमारा अगर पीएच बना रहे तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। लेकिन हमारा खान पान ऐसा हो चुका है कि हमने अपने बॉडी को एसिडिक मीडियम बना लिया है, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां हमारे अंदर पैदा हो रही हैं। अगर हमारी आदत हो दिन में 2 ग्लास एल्कलाइन वाटर पीने की, तो हम अपने बॉडी में बहुत अच्छा पीएच मेंटेन कर सकते हैं। और ये एल्कलाइन वाटर जो है, ये बनाना बहुत आसान है। आपको एक जग पानी में सिर्फ एक नींबू काट के डालना है, और खीरा काट के डालना है, थोड़ा से पुदीने के पत्ते डालने हैं, रात को इस पानी को ढक देना है, और सुबह उठ के खाली पेट पूरी फैमिली ने एक एक ग्लास वो पानी पी लेना है। ये आसान है कि मुश्किल है? जिनकी वीडियो ऑन है वो इस तरह मुझे थम्स अप करके बताएंगे कि ये आसान है। अगर किसी को मुश्किल लग रहा है तो थम्स डाउन करके बताए कि ये मुश्किल है।
और ये आसान सा काम करने के, तो मैं बहुत सारे थम्स अप देख रही हूँ, ये आसान सा काम करने से आप अपने शरीर का जो पीएच है वो बेटर कर लेंगे, अपने बॉडी को अल्कलाइन कर लेंगे, ना जाने कितनी सारी बीमारियों से बच जाएंगे। एक और चीज यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल प्रिवेंशन की, हमारे हमारे को ये प्रॉब्लम ही ना आए कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज की या डेपोजिशन की, तो हम अपनी खाने की जो आदतें हैं उसे ठीक कर लें। मुझे लग रहा है आज की डेट में सबको पता है क्या हेल्दी है क्या हेल्दी नहीं है, कि हमें फल सब्जियां खानी चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, हमें सैलेड्स भी खाने चाहिए, हमें मिलेट्स खाने चाहिए। और मैं आपको एक सिंपल तरीका बताती हूँ कि आप कैसे जज करेंगे कि आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। सिंपल तरीका जो हर कोई फॉलो कर सकता है। सिंपल सा तरीका ये है कि जब आप कुछ भी खाते हैं, सपोज आप पिज्जा खा रहे हैं, आप आधे घंटे बाद देखिए कि क्या मेरी बॉडी ने इसको एक्सेप्ट किया, क्या मेरी बॉडी अच्छा फील कर रही है पिज्जा खाने के बाद। उस टाइम का मजा मत देखिए, जब आप पिज्जा खा रहे हैं उस टाइम हो सकता है आपको वो चीज मुंह में आए, आपको अच्छा लगे, लेकिन आधे घंटे बाद आपको जज करना है कि आधे घंटे बाद आपकी बॉडी कैसे फील कर रही है, कि आपका पेट भारी भारी हो रहा है या आपकी बॉडी में एक ठंडापन और अच्छा सा फीलिंग आ रहा है। तो पिज्जा खाकर ऐसा नहीं होगा, आपकी बॉडी भारी भारी फील करेगी, किसी को एसिडिटी भी हो सकती है, और आपकी बॉडी खुद कहेगी कि मुझे अच्छा नहीं लगा। और उसके उल्टा आप सैलेड खाइए और आधे घंटे बाद जज कीजिए कि आपकी बॉडी को अच्छा लगा, और आप खुद देखेंगे कि वाकई में ऐसा हो रहा है, आपकी बॉडी बेहतर फील कर रही है, आपको अच्छा लग रहा है, आप ज्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी को न्यूट्रिशन मिला है, एम्प्टी कैलोरीज नहीं मिली। तो इस तरीके से आप जज कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को भी ये हैबिट सिखाएं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का जमाव तो बचपन से शुरू हो जाता है। तो आप अपने बच्चों को भी ये तरीका सिखाएं कि उस टाइम जज मत करें, आधे घंटे बाद जज करें कि बॉडी को कैसा फील हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इंडिया में कहीं ना कहीं एक इमोशनल टॉपिक भी है, जब मैं कहती हूँ कि इस तरह की चाय मत पिएं, जो हम अच्छे से पत्ती डालकर, चीनी डालकर, दूध डालकर, अच्छे से सिम पर पका 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 कर ऐसी चाय बनाते हैं जो सबको टेस्टी लगती है। किस किस को अच्छी लगती है, एक बार हैंड रेस करके प्लीज मुझे बताएं। और हो सकता है किसी का मन भी कर रहा हो ये कड़क देसी चाय पीने का। तो प्रीति जी हैंड रेस कर रही है, बहुत सारे हैंड रेस आ रहे हैं। तो बड़ा इमोशनल टॉपिक है ये चाय का, लेकिन ये जो चाय है इस पे भी एक बार वो रूल अप्लाई करके देखें जो मैंने अभी आपको बताया। आप चाय पिए, आधे घंटे बाद देखें आपकी बॉडी ने वो चाय को कैसे एक्सेप्ट किया, आपकी बॉडी ठीक फील कर रही है वो चाय पीकर। और इसके विपरीत आप ग्रीन टी पिए, आप कोई हर्बल टी पिए, और फिर आधे घंटे बाद देखें कि बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है। आपको अपने आप पता लग जाएगा कौन सी चाय आपके लिए अच्छी है। तो ये रूल एक बार ट्राई करके देखिए। आप ग्रीन टी ट्राई करके देखिए, आप सिर्फ पानी में अदरक उबाल के, नींबू डाल के, थोड़ा सा हनी डाल के वो पी के देखें चाय की जगह, और आधे घंटे बाद, एक घंटे बाद चेक करें कि बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, बॉडी को अच्छा लग रहा है या नहीं अच्छा लग रहा। तो एक बार चेक करके देखें। और अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि मेरी तो हैबिट है चाय की, मैं तो चाय छोड़ ही नहीं सकता, मुझे तो पीनी ही पड़ेगी चाय। मैंने एक पॉडकास्ट सुना था बहुत बड़े डॉक्टर का, उन्होंने कहा जिस तरह की चाय हम इंडियंस पीते हैं उसका मतलब है हम हर रोज अपने अंदर थोड़ा थोड़ा जहर डाल रहे हैं। इट इज सो हार्मफुल। जब हम चीनी और दूध को एक साथ बॉईल करते हैं और उसे पीते हैं, ये हमारे अंदर जाकर टॉक्सिन्स बनाती है। तो मैं यहाँ पर आप सबकी मदद करने आई हूँ, आप सबको डराने नहीं आई। आपकी छोटी छोटी जो आदतों में बदलाव है उसकी हम हैंड होल्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमें आपको एक ऑप्शन देना है कि अगर आप उस चाय को छोड़ नहीं सकते तो आप मेरे तरीके की चाय बना ले। मैं अगर कभी मुझे देसी चाय पीने का मन करे तो मैं इस तरह चाय बनाती हूँ, जैसे पानी को बॉईल किया, फिर उसमें अदरक डाला, फिर उसमें इलायची डाली, पत्ती डाली, और फिर गैस को बंद कर दिया और थोड़ा सा दूध ऊपर से डाल दिया और उसे ढक दिया, और फिर उसे छान कर पी लिया। यानी आप ध्यान से समझिए, इसमें चीनी नहीं डाली गई, इसमें दूध उबाला नहीं गया, उसे सिम पर पकाया नहीं गया, उसे दूध को सिर्फ वहां ऊपर से डाला गया, सेपरेट टी की तरह, जिस तरह अंग्रेज चाय पीते थे। तो उस तरह चाय बनाई गई और ये बिल्कुल देसी चाय जैसी लगती है। तो अगर किसी की आदत नहीं छूट रही चाय की, तो वो एक कप ये वाली चाय पी सकते हैं, ये आपके शरीर को उस हिसाब से नुकसान नहीं करेगी।
तो आप इस तरह चाय बना लीजिए। और साथ ही साथ ये सारी चीजें जो बाहर की चीजें हैं, बाहर का तला भुना खाना है, ये सारी चीजें अवॉइड कीजिए। इसके बारे में बार बार आपको बताया जाता है, बार बार मैं हर वर्कशॉप में हर क्लाइंट को बताती हूँ कि आपको बाहर के समोसे पकौड़े नहीं खाने, दिल कर रहा है तो घर पे सही कुकिंग ऑयल में पका कर ले लीजिए। तो ये चीजें आपको अवॉइड करनी है। और ये चीजें इसलिए अवॉइड करने के लिए बोला जाता है कि जब आप कहीं भी कुछ भी खाते हैं तो ना जाने उसे कौन से तेल में बनाया जा रहा है, कौन से तेल में पकाया जा रहा है, आपको नहीं मालूम। और बार बार तेल को फ्राई करने से प्लस गलत तेल इस्तेमाल करने से हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल डेपोजिशन का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हम अपने अंदर अनइंटेंशनली बहुत सारा ट्रांस फैट डाल रहे हैं, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम, डिप्रेशन की प्रॉब्लम, ओबेसिटी, कैंसर, डायबिटीज, इवन अल्जाइमर जैसी बीमारी होती है ट्रांस फैट्स की वजह से। दैट मीन्स बहुत जरूरी है कि जो आप कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी सही होना चाहिए। और यहां पर छोटी सी एक नॉलेज देना चाहूंगी कि हर तेल में 3 तरह का फैट होता है, सफा, पुफा और मुफा। और वो हमारे अच्छे और बुरे कोलेस्ट्रॉल को अलग अलग तरीके से इंपैक्ट करता है, क्योंकि तेल की चॉइस बहुत जरूरी है। तो छोटी से 2 मिनट की यहाँ पर नॉलेज जरूर देना चाहूंगी कि हर तेल का ये जो 3 तरह का फैट है हमें हमारे अच्छे बुरे कोलेस्ट्रॉल को अलग अलग तरह से इंपैक्ट करता है। और हमारे आईसीएमआर एनआईएन कहते हैं कि हमें इन तीनों तरह के फैट को सही मात्रा में लेना है, यानी इन तीनों तरह के फैट को ऑलमोस्ट बराबर बराबर लेना है। इसीलिए आपने सुना होगा डॉक्टर्स कहते थे कि तेल बदल बदल के यूज कर लो, क्योंकि कोई भी तेल या तो ऐसा होता था जिसमें सफा बहुत ज्यादा है, या तो ऐसा होता था जिसमें पुफा बहुत ज्यादा है, तो वो शरीर को कहीं ना कहीं नुकसान ही कर देता था तेल को बदलना। लेकिन अब हमारे पास पिछले 25 सालों से इंडिया में एक ऐसा तेल मौजूद है जिसे राइस ब्रेन ऑयल बोलते हैं, जिसे फिजिकल रिफाइनिंग की तकनीक से तैयार किया जाता है, जिसे भगवान ने खुद बैलेंस करके भेजा है। यानी जिसे बिना बदले लगातार आप सफा पुफा मुफा का सही बैलेंस ले सकते हैं और उसे अपनी डाइट में, इवन अपने बच्चों को खिलाना शुरू कर सकते हैं, ताकि कोलेस्ट्रॉल डेपोजिशन का कोई चांस ना हो। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे सेलिब्रिटीज, बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स आज की डेट में राइस ब्रेन ऑयल को ही प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें नेचुरली बैलेंस्ड फैट कॉम्पोजिशन है और साथ में इसमें जरूरी एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं। तो यहां पर क्योंकि हर कंपनी इसे प्रमोट कर रही है, थोड़ा सा मैं आपको कहूंगी कि आप एज अ कंज्यूमर अवेयर बने, सतर्क बने और सही ब्रांड को चूज करें जिसपे ट्रांस फैट फ्री का लोगो लगा हो और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करता हो प्रोसेसिंग के। तो आप उस तरह के ब्रांड को चूज कर सकते हैं राइस ब्रेन ऑयल के। एक और इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में मैं हमेशा कहती हूं और कोलेस्ट्रॉल प्रिवेंशन की जर्नी में हमारी मदद करेगा, कि हम अपने खाने और सोने के बीच में, रात के खाने और सोने के बीच में 3 घंटे का गैप रखें, ताकि हमारी बॉडी उस खाने को डाइजेस्ट कर ले जैसे ही हम सोने जाएं। अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, पानी जितनी हमारी बॉडी को जरूरत है आपको जरूर पीना चाहिए, 2.5 से 3 लीटर। एक और चीज यहां पर मैं बताना चाहूंगी, डीप ब्रीदिंग से भी कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म होता है। यानी अगर हमारे सेल्स में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचेगी, अगर हम डीप ब्रीदिंग करेंगे तो वो सही मात्रा में जो पहुंची हुई ऑक्सीजन है वो हेल्प करेगी कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म में, यानी जमे हुए कोलेस्ट्रॉल को निकालने में, उसका मेटाबॉलिज्म करने में। आज के डेट में बड़े बड़े डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आपको डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए, तो 5 से 10 मिनट डीप ब्रीदिंग कीजिए। और हमेशा मैं कहती हूँ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमारा मकसद कहीं भी आपको डराने का नहीं है, आपको खुश ताकि आप हमेशा हमेशा खुश रहें। तो यही चीज हम आपको बार बार कहते हैं कि आप स्माइल करते रहें, हंसते रहें। आपको तो हम विश्वास दिला रहे हैं। आज की डेट में तो यहाँ पर जो सिचुएशन बनी हुई है हमारे देश में, जहां पर इतनी सारी बीमारियां, नई नई बीमारियां, नई नई दवाइयां, उनके साइड इफेक्ट्स, इतने सारे हॉस्पिटल्स, इतने सारी जो मेडिकल एक्सपेंस होता है लोगों का, हम तो उससे आपका जो है वो आपका छुटकारा दिलवाना चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी को खुल के जी सके। तो आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया, इतनी बड़ी उम्मीद मिल गई, तो इसी कारण से आप हंस सकते हैं। हमारे लुधियाना में बड़े बड़े अमीर लोगों ने 10-10 हजार रुपए देकर लाफिंग क्लब्स ज्वाइन किए हुए हैं। वो महीने का 10,000 देते हैं, एक एक जगह इकट्ठा होते हैं और वहां जोर जोर से हंसते हैं इकट्ठे होकर। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने घर में क्यों नहीं हंस सकते, हम हर बात में खुशी क्यों नहीं ढूंढ सकते, हम ग्रेटफुल क्यों नहीं रह सकते। और ग्रेटफुल हमें रहना चाहिए, क्योंकि हमारे ये जो सारे एफर्ट्स हैं इनको पावर देते हैं इंडिया में पहली बार अवेलेबल एक ऐसे न्यूट्रिएंट
जिसका स्पेशली नाम लेना चाहूंगी गामा ओरिजिनॉल का, जो भारत में पहली बार अवेलेबल है, जो एक साइंटिफिक तरीका है कोलेस्ट्रॉल को मैनेज रखने का। यानी इस न्यूट्रास्यूटिकल को, इस नेचुरल प्रोडक्ट को, जिसके बारे में आपको डिटेल में कल बताया जाएगा, वो भी डॉक्टर्स के माध्यम से, अगर इससे हर कोई 2 कैप्सूल लेना शुरू कर दे 18 साल की उम्र से, तो वो अपने कोलेस्ट्रॉल को मैनेज रख सकता है। उसका कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट नहीं होगा उसकी आर्टरीज के अंदर। साथ में अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस पर हम ऑलरेडी गाइड कर रहे हैं, उस पर भी आप वर्किंग कीजिए। और साथ में वेज ओमेगा 3 जो सप्लीमेंट अगर आपके पास एक्सेसिबल है, अवेलेबल है, वो भी आप जरूर लीजिए, क्योंकि वो भी हमारे हेल्दी हार्ट के लिए जरूरी है। ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है और हमारा शरीर उन्हें बना नहीं सकता, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड को हम सप्लीमेंट के फॉर्म में ले। तो आप ओमेगा 3 का सेवन अगर करते रहेंगे, साथ में गामा ओरिजिनॉल का सेवन करते रहेंगे, लाइफस्टाइल को अपने सही रखेंगे, अपनी आदतों को ठीक रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, तो हो सकता है कभी भी आपको ये प्रॉब्लम ना आए कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन की। और मैं अभी कुछ ही दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ रही थी, वहां पर लिखा हुआ था कि अगर आपको 100 साल से ऊपर जीना है तो सबसे जरूरी आपको अपनी आर्टरीज को साफ रखना पड़ेगा, उसमें किसी तरह का कोई कोलेस्ट्रॉल जमाव नहीं होना चाहिए। यानी अगर मैं कहूं लंबी उम्र का अगर एक सीक्रेट है, वो है हमारी आर्टरीज का साफ होना। तो बहुत जरूरी है कि हम कोलेस्ट्रॉल को डिपॉजिट ही ना होने दे। और यहाँ पर कुछ लोग वो भी आए होंगे, क्योंकि वर्कशॉप का नाम था कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट एंड हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर बहुत सारे वो भी लोग आए होंगे जिनका कोलेस्ट्रॉल ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। अगर कोई ऐसे साथी हैं, एक बार हैंड रेज करके प्लीज आप मुझे बता सकते हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाया और उनका एलडीएल बढ़ा हुआ आया, एचडीएल कम आया। अगर कोई ऐसे साथी हैं तो जल्दी से हैंड रेज कीजिए, क्योंकि अब जो वर्कशॉप का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो अब शुरू होने वाला है। तो श्याम सुंदर जी का मुझे हैंड रेज दिख रहा है। तो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा बढ़ा हुआ आया है और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कम आया है, तो मैं आपके लिए 3 महीने का स्पेशल डाइट प्लान आपको रेकमेंड कर रही हूँ। ये जो सारे लाइफस्टाइल चेंजेस हमने जिन पर बात की, उनके साथ साथ एक स्पेशलाइज्ड डाइट प्लान आपके लिए है जो आपको फॉलो करना है, और बिना दवाई के आप देखेंगे आपका कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नॉर्मल होएगा। आप अगली बार टेस्ट करवाइएगा, हमसे शेयर कीजिएगा, आप देखेंगे कि हाँ मेरा कोलेस्ट्रॉल तो बिल्कुल ठीक हो गया, एचडीएल बढ़ गया, एलडीएल कम हो गया। तो ये जो डाइट प्लान है ये आप ध्यान से नोट कर लीजिए। आपको सबसे पहले सुबह दिन की शुरुआत डिटॉक्स वाटर से करनी है। आपको रात को 2 कलियां लहसुन की काटकर एक पानी में डाल देनी है, 1 गिलास पानी में डाल देनी है, और 1 चम्मच जीरा साथ में डाल देना है। उस पानी को ढक देना है। सुबह उठकर आपको उस पानी को पीना है, छान लीजिए उस पानी को, फिर उसे पी लीजिए। यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जो लहसुन नहीं खाते होंगे, तो आप लहसुन मत डालिए, आप सिर्फ जीरा डालिए और उस पानी को पी लीजिए सुबह उठते ही, ओवरनाइट सोक जीरा वाटर को। उसके बाद आप जब अपना नाश्ता करें, नाश्ते से थोड़ी देर पहले एक सीजनल फ्रूट खा लें, कोई भी फल आप खा सकते हैं। हो सके तो आप सेब खाइए, एप्पल खाइए, उसमें फाइबर होता है जो कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा। उसके बाद आपको नाश्ता लेना है, नाश्ते में आप प्रोटीन और फाइबर जरूर ऐड कीजिए। बहुत जरूरी है ब्रेकफास्ट में प्रोटीन और फाइबर लेना, स्पेशली जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। तो आप किनुआ बहुत इजीली अवेलेबल है आज की डेट में, आप किनुआ का सैलेड ले सकते हैं, बेसन का चिल्ला ले सकते हैं, मूंग दाल चिल्ला ले सकते हैं, ओट्स का चिल्ला बना सकते हैं। ओट्स अपने आप में एक बहुत अच्छा ग्रेन है जिसमें फाइबर होता है, तो आप उसे यूज कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज जो इंडिया में मुझे ब्रेकफास्ट का सबसे अच्छा ऑप्शन लगता है, वो है मोठ के स्प्राउट्स, अंकुरित दालें जिसे बोलते हैं। तो स्प्राउट्स की चाट बना लीजिए। आप कभी कभी उपमा खा सकते हैं, रागी के आटे की इडली बना सकते हैं, बाजरे के आटे का पराठा बना सकते हैं जिसमें आप कुछ पनीर या टोफू ऐड कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद जब मिड मील की बारी आती है, यानी 12 से 2 बजे तक का टाइम, तब आप 4 बादाम और 2 अखरोट ले सकते हैं। ये हमारे दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, इनमें हेल्दी फैट्स होते हैं। तो आप अखरोट और बादाम को भिगो लीजिए, सुबह भिगो लीजिए और मिड मील में उसे ले लीजिए। साथ में ग्रीन टी ले लीजिए। और अगर आपने नाश्ते में प्रोटीन नहीं लिया तो आप स्प्राउट्स चाट इस टाइम ले सकते हैं, यानी मिड मील में ले सकते हैं। बहुत ही ध्यान से नोट कीजिए, जिनका कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बढ़ा हुआ है तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो चीनी का सेवन बिल्कुल टोटली बंद कर दें, दूध का सेवन टोटली बंद कर दें। वो दूध की जगह दही ले सकते हैं, लेकिन उन्हें दूध यानी एनिमल प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं लेना है।
उसके बाद लंच की बारी आती है। लंच में आपको लंच शुरू करने से पहले सैलेड लेना है, यानी कच्ची सब्जियां। आप खीरा ले सकते हैं, ककड़ी ले सकते हैं, गाजर ले सकते हैं, मूली ले सकते हैं। तो आपको सैलेड लेना है और घर की बनी दाल सब्जी, फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रेन ऑयल में बनी दाल सब्जी, और रोटी लेनी है। रोटी पर आप थोड़ा सा देसी काऊ का अगर घी आपको इजीली अवेलेबल है तो वो लगा सकते हैं। और दोपहर को जो आप दही लेंगे, तो दही में आपको थोड़ा से चिया सीड्स, 1 चम्मच अगर चिया सीड्स इजीली अवेलेबल है तो वो आप भिगो के रख लीजिए सुबह, और उसे दही में डालकर लीजिए, या अलसी के बीज डाल लीजिए। और क्योंकि ये ओमेगा 3 की कमी पूरी करेंगे, और साथ में ओमेगा 3 का सप्लीमेंटेशन तो आपको लेना ही है। और आटे में आपको बाजरा, ज्वार, रागी, ओट्स या अमरंथ, इनमें से कोई एक आटा आपको चूज करना है। कोई भी आप आटा चूज कर सकते हैं, और उसकी रोटी आपको खानी है। यहां पर आप ध्यान से नोट कीजिए, वीट यानी गेहूं की रोटी हम आपको अवॉइड करने के लिए बोलेंगे, क्योंकि ग्लूटेन जो है, जो गेहूं में होता है, वो कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल डेपोजिशन का, जिसकी काफी स्टडीज भी आ चुकी हैं, तो कोलेस्ट्रॉल डेपोजिशन का कारण बनता जा रहा है। तो इसीलिए थोड़ा सा 3 महीने के लिए आप वीट को अवॉइड कीजिए, जब तक आपका लिपिड प्रोफाइल टेस्ट बिल्कुल टोटली ठीक नहीं आ जाता। फिर उसके बाद डिनर में आपको डिनर को लाइट रखना है। आप सूप ले लीजिए, सैलेड ले लीजिए, या कोई भी सब्जी खा लीजिए। यहां पर आपको चावल या रोटी नहीं खाना है डिनर में। और एक इंपॉर्टेंट चीज यहां मैं बताना चाहती हूँ, स्पेशली जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपको सुबह के नाश्ते में 2 कैप्सूल गामा ओरिजिनॉल के लेने हैं, और डिनर में भी 2 कैप्सूल गामा ओरिजिनॉल के लेने हैं, यानी टोटल आपको 4 कैप्सूल लेने हैं। और विद इन 3 मंथ्स आप ऑसम रिजल्ट्स देखेंगे। आप खुद देखेंगे, आपकी रिपोर्ट्स आपको बताएंगी कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिख रहे हैं। आपका एचडीएल यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, बुरा कम हो रहा है, और आप ज्यादा एनर्जेटिक, एक्टिव फील कर रहे हैं। तो लास्ट में एक बोनस टिप देना चाहूंगी उन लोगों का जिनका कोलेस्ट्रॉल अभी रेंज से बाहर है। आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कीजिए। किस किस ने इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में सुना है, एक बार वो हैंड रेस करके प्लीज मुझे बताएं जल्दी से। जिनकी वीडियो ऑन है, मैं आपको देख पा रही हूं, आप जल्दी से हैंड रेस करके मुझे बताएं। वेरी गुड। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग आजकल बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है, और एक्चुअली साइंटिफिकली बहुत अच्छी चीज है ये। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन देना चाहती हूँ कि जो बच्चे बढ़ रहे हैं, यानी बढ़ती उम्र के बच्चे, ग्रोइंग चिल्ड्रन, उनको इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करना। प्रेग्नेंट लेडीज को इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करना। लैक्टेटिंग विमेन को इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करना। और जिनको डायबिटीज है उनको इंटरमिटेंट फास्टिंग हेल्प करती है, लेकिन वो डॉक्टर के संपर्क, उसके सहयोग से ही कर सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब है कि आप 8 घंटे खा रहे हैं, 16 घंटे खा नहीं रहे। 16 घंटे एक तरह का आपका उपवास है। और मैं इन जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उनको ये कह रही हूं कि आप इसे फॉलो करें, क्योंकि इससे आपका जो जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल है, जब आप कुछ नहीं खाएंगे तो बॉडी खुद उसे तोड़ना शुरू कर देगी, यानी उसे खाना शुरू कर देगी, उसे मेटाबोलाइज करना शुरू कर देगी। ऐसा ही होता है, जब हम खाना नहीं खाते, हमारी बॉडी हमारे अंदर के टॉक्सिन्स को खाती है, कि बढ़े हुए कैंसर सेल्स को खाती है, खुद ब खुद हीलिंग पे काम करती है जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि फास्टिंग में क्या लेना है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी, आप पानी ले सकते हैं, हर्बल टी ले सकते हैं, बिना चीनी बिना दूध वाली। ब्लैक कॉफी, जिनको कॉफी की आदत है वो ब्लैक कॉफी ले सकते हैं कभी कभी, दूध और चीनी नहीं लेना। और जिनको लगे कि स्टार्टिंग में आपको हो सकता है इंटरमिटेंट फास्टिंग मुश्किल लगे, वो 16 घंटे निकालना मुश्किल लगे, लेकिन उसमें 8 घंटे तो आप सो ही चुके होंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, आप नमक, पिंक सॉल्ट आता है एक, आप पानी, 1 गिलास पानी में नींबू और पिंक सॉल्ट डालकर पी सकते हैं, जिससे आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होगा और आप एनर्जेटिक फील करेंगे फास्टिंग के दौरान भी। तो ये एक बोनस टिप आज मैंने आप सबसे शेयर की है कि जो जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग जरूर अपनी लाइफ में फॉलो करें। 3 महीने का आपको डाइट प्लान भी दिया गया है। कोलेस्ट्रॉल को कभी आपके आर्टरीज में वो जमे ही ना, उसके लिए आपको लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में भी बताया गया है, फूड हैबिट्स के बारे में बताया गया है, और कल आपको साइंटिफिक सपोर्ट, यानी मैंने अभी एक न्यूट्रिएंट की बात की थी जो इंडिया में पहली बार उपलब्ध है, जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है हमें शक्ति दे रहा है, हमें विश्वास दे रहा है, हमारी टीम को विश्वास दे रहा है कि अब हम अपने देश को स्वस्थ बना सकते हैं, अपने देश को रोग मुक्त बना सकते हैं, अगर हम सारे लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ इन साइंटिफिक अप्रोच यानी इस गामा ओरिजिनॉल को भी यूज करवाएं। और ये विश्वास सिर्फ मेरा नहीं, ये विश्वास एम्स, फोर्टिस, मेदांता, मैक्स के जाने माने
बड़े बड़े डॉक्टर्स का भी है। डॉक्टर्स सपोर्ट कर रहे हैं इस न्यूट्रास्यूटिकल को, जो इंडिया में पहली बार उपलब्ध है और जो हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल की जर्नी में बहुत बड़ा रोल अदा करने वाला है। तो कैसे ये कोलेस्ट्रॉल प्रिवेंशन में मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल के ट्रीटमेंट में मदद करता है, इसके बारे में मेरे साथ कल बहुत सारे डॉक्टर्स भी होंगे, उनकी स्टेटमेंट शोकेस की जाएंगी, उनकी वीडियोस के माध्यम से बताया जाएगा उनका ओपिनियन इस साइंस के ऊपर। तो कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, पूरे देश के लिए। आप सबसे निवेदन है कल के सेशन में जरूर ज्वाइन करें और इसके बारे में सीखें, इसकी साइंस को समझें। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू मुझे पे इतने इत्मीनान से सुनने के लिए। ओवर टू यू निधि, थैंक यू।